Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Booster. This is Ruchika Gehlot. I am back with my new video on the topic time and energy management. And in my next video, I'll be just covering energy management further as well as work simplification. So जो आज का वीडियो है उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है दैट इज वर्क कर्व, जो कि मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू पढ़ाऊंगी. वर्क कर्व में से भी फॉर श्योर क्वेश्चन आता है. दिसंबर 2020 में नहीं आया था, बट येस अगर मैं 2019 की बात करूं तो क्वेश्चन आता है. तो वर्क कर्व में से क्वेश्चन आता है. वॉच माई वीडियो टिल द एंड. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And I would request you to please spread it as much as you can, because since I'm providing notes for the net home science which is not easily available, and that too also with the proper sequence, so I request all the students to please share among your colleagues and your relatives, whoever is working for or whoever is studying for net home science. So keep supporting and keep spreading and do watch it till the end. Now let's begin with the topic. Time and energy management. Let's begin first. Time management. Time and energy are directly proportional to each other. If management of time is affected, then definitely management of energy will also be affected. इसका अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे मान लो कोई भी वर्क है, उसमें आपको लगता है कि एनर्जी कम लग रही है, लेकिन आप उसमें ज्यादा एनर्जी लगाओगे तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है भाई. अदरवाइज अगर आप अपनी एनर्जी सेव करते तो आप बाकी काम में उसको काम में ले सकते थे. अब आप एक काम करने के बाद थक गए बिकॉज आपकी सारी एनर्जी आपने उसमें लगा दी. सो टाइम एंड एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन. टाइम मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इन सच अ वे that a person can fulfill his goals as well as his family goals. मतलब utilization of time should be in such a way ताकि वो पर्सन अपने गोल्स को भी फुलफिल कर सके एज वेल एज फैमिली गोल्स को भी फुलफिल कर सके. देन कम्स द मैनेजमेंट मैकेनिज्म और टूल्स इन मैनेजमेंट. इस पे क्वेश्चन आया है. तो फर्स्ट टूल है टाइम कॉस्ट. ठीक है, टाइम कॉस्ट क्या है? यू शुड बैलेंस द टाइम. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ टाइम स्पेंड इन ईच वर्क इन अ डे. ठीक है, इट इज द बैलेंसिंग ऑफ टाइम इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन जॉब. You should have an estimate of how much time it will take to complete a single job, whether maybe household work or maybe office work. You should know the time spent in each work. तो टाइम कॉस्ट क्या है कि आप उस जो टाइम मतलब जो जितना टाइम लगेगा किसी काम को करने में उसकी आप कॉस्ट निकाल रहे हो. ठीक है, कॉस्ट इन सेंस अगर मैं रिलेट कराऊं तो कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में, दैट यू आर कैलकुलेटिंग इन टाइम कॉस्ट. टाइम बैलेंस क्या होता है? अब आपने कैलकुलेट कर लिया है कि हाँ भाई इतना टाइम इसमें लगेगा, इतना टाइम इसमें लगेगा. नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर प्रेफरेंस कि भाई अब आपको पता है कि भाई 2 घंटे इस काम में लगेंगे, 1 घंटा इस काम में लगेगा, तो आप पहले 2 घंटे वाला काम पहले करोगे. ठीक है, तो टाइम बैलेंस इज लाइक गिविंग प्रायोरिटी टू द वर्क, टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क. देन कम्स द पीक लोड. एक टाइम होता है जहां पे जिस टाइम पे खूब सारी एक्टिविटीज एक साथ आती है. सो इट इज द टाइम पीरियड वेन न्यूमरस एक्टिविटीज आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली. पीक लोड यही होता है कि जिस टाइम पे एक साथ खूब सारी एक्टिविटीज आप करते हो. ठीक है, देन कम्स दी वर्क कर्व. वर्क कर्व किसके बीच में बनता है? वर्क एंड टाइम के बीच में. ठीक है, ये क्या एस्टिमेट करता है? वर्किंग कैपेसिटी एंड एज वेल एज टेंडेंसी टूवर्ड्स वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, इट हेल्प्स टू बैलेंस वर्क एंड टाइम विद दैट ऑफ वर्कलोड. कि भाई अगर मान लो आपके पास वर्कलोड ज्यादा है, देन हाउ यू विल बैलेंस बोथ. ठीक है, तो सिंस अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज मॉर्निंग आवर्स. तो ये ग्राफ क्या डिपेक्ट करता है कि जैसे पर्सन उठता है नींद से मॉर्निंग आवर्स में तो बहुत फ्रेश होता है, बहुत एक्टिव होता है. देन वो मतलब कोशिश करता है कि वो सारे काम शुरुआत में करे बिकॉज वो एनर्जेटिक होता है. तो वो हर काम स्टार्टिंग में करता है एंड इट अटेन्स अ पीक टाइम. पीक कर्व आता है. एंड देन आफ्टर सम टाइम वो पर्सन थोड़ा थकने लग जाता है, तो एक स्टेबल कंडीशन अराइज हो जाती है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि कर्व फ्लैटन हो गया है एकदम. ठीक है, पहले तो बढ़ रहा था बिकॉज द पर्सन इज एक्टिव एंड डूइंग वर्क, ही इज एनर्जेटिक. धीरे धीरे क्या है उसकी एनर्जी कम होती जा रही है बिकॉज जो वर्किंग कैपेसिटी है वो उसकी एक तरह से स्टेबल हो गई. ठीक है,
देन क्या होगा कि बाद में उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो डिक्लाइन होगी, बिकॉज वो पर्सन सुबह से काम कर करके थक गया या थक गई। जो आप अपनी मदर को ही देख लो, सुबह सुबह बहुत एनर्जेटिक होती है, वो बहुत सारे काम करती है, लेकिन दोपहर तक आते आते वो थक जाती है। तो ये मॉर्निंग आवर्स में ये कर्व यही बोल रहा है, जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो है मॉर्निंग फ्रेशनेस, मॉर्निंग इंथुजियाज्म। तो जो स्टेबल कंडीशन आ गई वो आ गया कि भाई अब धीरे धीरे वो आपकी मदर थकने लग गई है काम में। एंड देन डिक्लाइन तो ये हो गया कि दोपहर के 2 बजे तक तो वो बहुत ही भयंकर थक गई है, अब वो आगे काम नहीं कर सकती है। ठीक है, देन आता है इवनिंग आवर्स में। अच्छा, अब ना सिंस डिक्लाइन हो गया, मदर आपकी थक गई, 2 बजे तक उन्होंने बहुत काम किया एंड देन वो थक गई। ठीक है, अब वो क्या करेंगी, वो रेस्ट करेंगी ताकि वो मॉर्निंग की थकान को मतलब मिटा सके। उन्होंने रेस्ट किया एंड देन वो 5 बजे उठी एंड देन अगेन उन्होंने काम करना शुरू किया। अभी भी उनकी बॉडी एनर्जेटिक है, बिकॉज उन्होंने जितना भी उनका स्ट्रेस था, जितना भी थकान थी, वो उन्होंने दोपहर में सो के पूरी कर ली। लेकिन शाम के टाइम पे भी वो वैसी एनर्जेटिक रही, वैसे ही उन्होंने काम किया, लेकिन वो मॉर्निंग की जो वर्क कैपेसिटी है ना, वहां तक नहीं पहुंच पाई। मतलब इतनी उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो जितना उन्होंने मॉर्निंग में काम किया था, जितनी स्पीड के साथ उन्होंने काम किया था, जितनी इंथुजियाज्म के साथ काम किया था, वो ही वो इवनिंग में कर सके। नो डाउट इवनिंग में भी वही ग्रोथ है, वैसे ही काम कर रही हैं, उतना ही काम कर रही हैं, है ना, लेकिन उतना भी नहीं कर पा रही कि वो मतलब वो हाईएस्ट वर्क कैपेसिटी तक भी नहीं पहुंच पाई है। तो मैं रीड आउट कर देती हूँ। आफ्टर टेकिंग सम टाइम फ्रॉम द हाउस होल्ड वर्क इन द आफ्टरनून, द हाउस वाइफ हैज इनफ टाइम एंड रेस्ट टू रिकवर फ्रॉम द मॉर्निंग fatigue. She is able to concentrate and plan the evening routine. As the graph declines in the evening schedule, she is not able to reach the highest limit which she has attained in the morning. मतलब इवनिंग में वो उतनी हाइट तक भी नहीं पहुंच पाई है, मतलब वो इतनी इंथुजियास्टिक नहीं है जितनी वो मॉर्निंग में थी। Again, a stable condition arises in the end of the day and her working capacity again declines, which she has to be recovered after a night sleep. एंड ये वाइस वर्सा भी होता है। कुछ लेडीज का जो पीक, हाईएस्ट पीक है, वो इवनिंग में आता है एंड कुछ लेडीज का मॉर्निंग में आता है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, एंड इट इज नॉट फॉर लेडीज बट फॉर जेंट्स ऑल्सो। देन कम्स दी रेस्ट पीरियड। सो बहुत फिजिकल वर्क करने के बाद, मेंटली वर्क करने के बाद इंसान रेस्ट लेता है, बॉडी को रेस्ट देता है, तो दैट इज द रेस्ट पीरियड। चाहे वो आफ्टरनून में ले, चाहे वो नाइट में ले, इट इज द पीरियड व्हेन अ पर्सन रिलैक्स इटसेल्फ। देन लीजर टाइम, इसको हम फ्री टाइम कहते हैं, कि जो जिसमें पर्सन खुद के लिए कुछ करता है, खुद के कोई ड्रीम्स हैं, हॉबीज हैं, उनको पूरा करता है, वो अपने को खुद को फ्री टाइम देता है। तो लीजर टाइम इज फ्री टाइम। देन कम्स, अब आता है एनर्जी मैनेजमेंट। उसमें फर्स्ट है फटीक। फटीक इज रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ वेरीनेस, टायर्डनेस, एग्जॉशन, अनविलिंगनेस टू कंटिन्यू वर्क। हेंस इट इज द लॉस ऑफ कैपेसिटी और एबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क और एक्टिविटी। हिंदी में बोलूं तो थकान। थकान कब होती है? जब आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हो, आप बहुत ज्यादा थके हुए होते हो, टायर्ड होते हो, आपका मन नहीं करता वो काम करने का, तो वो थकान होती है। तो फटीक इज थकान। It is of two type, physiological fatigue and psychological fatigue. Physiological fatigue, आप फिजिकली थकते हो, आपकी बॉडी थकती है। एंड ये ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि भाई अपने बॉडी में लैक्टिक एसिड का अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो फटीग होता है। कैसे? सिंस ग्लूकोज का क्या काम होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू गिव एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज नहीं होता तो वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है मसल्स में, एंड दिस डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज फटीग, ठीक है। अब नाउ लैक्टिक एसिड हैज टू बी रिमूव्ड टू रिमूव फटीगनेस, ठीक है। सो दिस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सो जैसे ही बॉडी रेस्ट में होती है, आफ्टर सम रेस्ट बॉडी गेट्स इनफ ऑक्सीजन विच रीचेज ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जैसे बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है तो ऑक्सीजन ज्यादा जाता है एंड वो हर सेल तक जाता है एंड इवन मसल्स तक भी जाता है, जिससे क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देता है। वाटर तो रिमूव हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो फटीगनेस क्या होती है, रिकवर हो जाती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फटीग डेवलप्स वेरी स्लोली विच डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ माइंड। एंड अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आपकी पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, आप थक भी बहुत जल्दी जाओगे, मस्कुलर पेन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड जॉइंट्स में भी बहुत हो जाएगा। एंड वेज टू रिलीफ में फर्स्ट आता है रेस्ट पीरियड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जैसे आप रेस्ट करोगे तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो मसल्स में जाएगा एंड देन
वो लैक्टिक एसिड को रिमूव कर देगा। ओके, देन बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट लीजिए आप। रिक्रिएशन मतलब आप बॉडी को वापस थोड़ा ना रेस्ट के बाद रिक्रिएट कीजिए बॉडी को, थोड़ा आप अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए किसी और वर्क में। अगर आप एक वर्क को करते करते थक गए, देन डाइवर्ट योर माइंड टू सम अदर पॉइंट, सो दिस इज रिक्रिएशन। देन चेंज ऑफ जॉब और वर्क, यूटिलाइजिंग एनर्जी इन अ प्रॉपर वे, एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर बॉडी पोस्चर। कभी कभार प्रॉपर बॉडी पोस्चर नहीं होता है तो भी आप थक जाते हैं, आपकी बॉडी थकान मतलब बॉडी में थकान आ जाती है, ठीक है, यू गेट फटीक मोर इजिली। फिजियोलॉजिकल फटीक इज लाइक, आई वुड टेल यू, मेंटल थकान। इंसान फिजिकली तो थकता ही थकता है, मेंटली भी थकता है, ठीक है। सो इट इज अ सिंपली अ फॉर्म ऑफ इनएडिक्वेसी टू मीट द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज। भाई आपने जो भी अपनी नीड्स देखी, आपने जो भी अपनी डिमांड्स देखी, अगर आप वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो देन आप थक जाते हो, यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन यू गॉट फटीक, ठीक है। फटीक में भी अराइज, मे बी वो काम किस लिए नहीं हो रहा है कि आपको नॉलेज नहीं है या आप कैपेबल नहीं हो, आप फिजिकली थके हुए हो, इस कारण से नहीं हो रहा है। तो साइकोलॉजिकल इज मेंटल, मेंटल थकान। हम कहते हैं ना साइकोलॉजिकली वो पर्सन थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, तो मतलब मेंटली वो पर्सन डिस्टर्ब्ड है। सो साइकोलॉजिकल फटीग इज मेंटल थकान। ये दो टाइप की होती है, बोर्डम फटीग एंड फ्रस्ट्रेशन। बोर्डम मतलब किसी काम को लेके आप बहुत बोर हो जाना, व्हेन अ पर्सन डिसलाइक्स द वर्क और वर्क बहुत ज़्यादा मोनोटोनस है और रेपिटेटिव इन नेचर है। सो आप पर्सन बोर हो जाता है एंड देन उसको करने का उसको मन नहीं करता। रोज अगर एक ही टाइप का काम होगा, हाउसवाइफ क्यों फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि वही साइकिल है, उठेगी उठेगी, वही खाना बनाना है, बच्चों के लिए टिफिन पैक करना है, झाड़ू पोछा करना है, एंड देन वो साइकिल रोज की रोज चलती है, तो वो बहुत बोर हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन फटीक, इट इज व्हेन जब पर्सन की खुद की कोई गोल्स अचीव नहीं होते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट होती है, चिड़चिड़ाहट होती है काफी, क्योंकि हर पर्सन की गोल्स होते हैं, हर पर्सन के ड्रीम्स होते हैं, अगर वो फुलफिल्ड नहीं होते हैं देन द पर्सन गेट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। बहुत पागलों जैसे बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। इरिटेशन मतलब हर चीज से इरिटेशन होने लग जाती है, एंड दिस अराइज ड्यू टू पुअर प्लानिंग, मेंटल टेंशन, प्रेशर, कंप्लीटिंग वर्क, एक्सेट्रा। कॉजेज ऑफ फटीक एंड सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल फटीक, ये आप जस्ट गो थ्रू हो जाना, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट जस्ट हैव अ रिव्यू ऑफ इट। थैंक यू। इस टॉपिक पे जो आज का मैंने वीडियो पढ़ाया है, द क्वेश्चंस वर लाइक इन 2017 एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट। तो एक ये क्वेश्चन था कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग्स आर द टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट। तो ऑप्शंस था वर्क कर्व, रेस्ट पीरियड, posture and then peak load. So posture is not the tools in time management. So first, second and fourth option is correct. So ये आया था 2017 में, एंड एक 2016 में भी क्वेश्चन आया था कि assertion reasoning का आया था दैट कि accumulation of lactic acid leads to fatigue. Okay, एंड इसका रीजन आया था कि इट मे बी ड्यू टू डिसलाइक और लाइक ऑफ द वर्क. सो रीजन इज फॉल्स, but yes, assertion is true that deposition of lactic acid do leads to the fatigue, okay, or fatigueness. Okay, so ये दो क्वेश्चंस थे जो लास्ट के ईयर्स में आए थे इस टॉपिक से, एंड इससे क्वेश्चंस आते हैं. अगर इस साल नहीं आए तो माइट भी नेक्स्ट ईयर तो आएंगे ही आएंगे. So do watch my all the videos, and if you have any query, any regarding notes, regarding questions, regarding anything, just you can mail me out, or I'm there to help your problems, I'm there to solve your queries, and feel free to ask. उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा ये जो शॉर्ट लेक्चर था आज का, you have enjoyed it and you have understood it. But still, if you have any query, you can just mail me out with the email ID kelo.ruchika@gmail.com, or else you can just comment me in the comment box. Feel free to ask your queries. Feel free to ask any of your doubt regarding the topic, not even regarding the net topic, but any other topic which is related to home science. And do give your suggestions and do ask your queries, since I'm there to help you 24 hours to solve your queries. So keep supporting. Thank you.